गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। चलो बेटा एक बार फिर से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। यानी परमाणु का हम क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां पे अब हम मॉडल मैकेनिज्म जो है हमारा क्वांटम मैकेनिज्म का जो मॉडल जिन्होंने दिया था उनके बारे में जानेंगे। देखिए बेटा, हमने जे टॉमसन, रदरफोर्ड, देन नील्स बोर आए और बीच में प्लांक, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्लियर किया। अब उस सब के बाद भी हमने देखा कि जो नील बोर का जो मॉडल था उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स रह गए। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कारण वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन और वेलोसिटी है वो दोनों कैसे एक साथ निर्धारित हो गई। अब यांत्रिक मॉडल को फाइनल रूप देने के लिए आए श्रोडिंजर नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या कहा। देखिए बेटा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन तरंग के जैसे व्यवहार करता है तो इट मींस इलेक्ट्रॉन तरंग जैसी गति के सारे नियमों का पालन करता होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो 3 डायमेंशनल होती हैं। आप सभी जानते हैं 3 डायमेंशनल रूप में सारी की सारी चीजें दुनिया में पाई जाती हैं। आप मुझे देखते हैं या मैं आपको देखूं तो 3 डायमेंशनल वे में दिखाई देंगे। तो 3 डायमेंशनल है तो फिर जो परमाणु है जिसमें आप कह रहे हैं कि प्रोटॉन है जिसका भार भी होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है जो उसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है उसका भी भार होता है, जो द्रव के रूप में है, तो फिर वो 3 डायमेंशनल क्यों नहीं हो सकता। तो श्रोडिंजर ने सीधा अपने मॉडल में या मॉडल जो क्वांटम मैकेनिज्म का मॉडल था उसमें यही बात सबसे पहले कही कि हम जो एटम है उसको 2D में क्यों पढ़ रहे हैं, 2D मॉडल के रूप में क्यों पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं हम ये माने कि ये जो परमाणु का जो संरचना है या परमाणु का जो मॉडल है वो 3 डायमेंशनल है। वो क्या है, 3 डायमेंशनल। इट मींस इसमें इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल वे में क्या कर रहे होंगे, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे होंगे। ये मेन पॉइंट था किसका, श्रोडिंजर का। उन्होंने कहा इसमें 3 डायमेंशनल वे में होगा, यानी इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे चक्कर लगा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन आमने सामने यूं आगे पीछे चक्कर लगा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन यूं चक्कर लगा होगा, यानी 3 डायमेंशनल वे आप जानते हैं चक्कर लगाएगा। तो श्रोडिंजर ने जो मेन बात कही, उन्होंने कहा जो एटम है उसके जो एटम का मॉडल है वो उसको 3D क्यों नहीं मानते आप, ये 3D मॉडल है सबसे पहली बात। और बिल्कुल सही ये चीज निकली कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 डायमेंशनल वे में होते हैं। 3 डायमेंशनल वे में नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। इसके लिए श्रोडिंजर ने एक इक्वेशन दी बेटा। श्रोडिंजर ने अपने मॉडल को समझाने के लिए एक इक्वेशन दी, उसको श्रोडिंजर इक्वेशन नाम से जाना जाता है। श्रोडिंजर ने क्या इक्वेशन दी, देखिए बेटा, उन्होंने कहा d² ψ/dx²। आप ध्यान से देखते जाइए, d² ψ/dx²। इक्वेशन आई प्लस उन्होंने कहा d² ψ/dy² प्लस d² ψ/dz² प्लस 8 π² m/h² E माइनस v psi = 0 इंटू psi = 0। देखिए बेटा, फिर से जरा नजर मारते हैं। d² ψ/dx², d² ψ/dy², d² ψ/dz² d प्लस 8 π² mh² E माइनस v psi = 0। ये इक्वेशन दी किसने, श्रोडिंजर ने। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, इसको कहते हैं श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो बड़ी टिपिकल टाइप की इक्वेशन आ गई। तो देखिए बेटा, इक्वेशन को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। हमें इस इक्वेशन के पूरी मैथमेटिकल डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम इसमें से कुछ पॉइंटों को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। ये मैथमेटिकल टिपिकल टाइप इक्वेशन श्रोडिंजर द्वारा दी गई है। अक्सर कभी कभी होता है कि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन किसे कहते हैं, ये अक्सर पूछा जाता है, लेकिन इतनी टिपिकल टाइप एग्जाम टाइप में इसको लिखने के लिए नहीं आता है। लेकिन हम इसे समझते हैं ये टिपिकल टाइप इक्वेशन है क्या। देखिए बेटा, श्रोडिंजर ने जब कहा कि जो एटम है, परमाणु जो है वो 3 डायमेंशनल होता है, तो उन्होंने इन चीजों को क्या एक्सप्लेन किया। देखिए यहाँ पे जो साई दिख रहा है आपको, देखिए
साई को बताने से पहले मैं आपको एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बता। उन्होंने कहा है जो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, एक्स वाई जेड, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है। यानी हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। उनका कहने का मतलब ये था कि ये जो एक्स वाई जेड है ये परमाणु में क्या है, ये परमाणु में इसका उनका कहने का मतलब था या तो इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पे घूमेगा, या तो इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस पे घूमेगा, सॉरी वाई एक्सिस पे घूमेगा, ध्यान दीजिए, या तो इलेक्ट्रॉन एक्स मीन्स हो गया एक्स एक्सिस पे होगा यानी ऐसे 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 घूमेगा, या तो इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस पे घूमेगा यानी यूं यूं करके इलेक्ट्रॉन घूमेगा, या इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा वो जेड एक्सिस पे घूमेगा। किस पे घूमेगा? जेड एक्सिस पे घूमेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे। ठीक है बेटा, ये उन्होंने कहा या तो इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पे घूमेगा या वाई एक्सिस पे घूमेगा या जेड एक्सिस पे घूमेगा। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों का और इस प्रकार से वृत्ताकार पथ में घूमेगा, नहीं, एक वृत्ताकार पथ में 3 डायमेंशनल है, यानी इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, समझ रहे हैं आप? इस प्रकार से 3 डायमेंशनल वे में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, या तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, इसीलिए तो 3D मॉडल का। तो आपको एक्स, तो इसमें हमें क्या देखना है, इसमें एक्स वाई जेड तो क्लियर हो गया हमारा कि ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस में हो सकता है इलेक्ट्रॉन, जेड एक्सिस में हो सकता है। इनमें से संभावना ये भी है कि कोई जरूरी नहीं कि सभी एक्सिस में इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो। ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी के रूप में घूमेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा एक्स वाई एंड जेड, ये तो हो गए हमारे पास एक्सिस। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे साई। जो ये साई आप साइन देख रहे हैं, इसमें पी साइलेंट होता है बेटा, इसको PSI लिखते हैं और बोलते हैं साई, पी साइलेंट होता है। ये जो है इसको इन्होंने कहा तरंग फनल है, यानी तरंग फलक है, यानी इट मीन्स है वेव फंक्शन। इसको क्या कहा उन्होंने? वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन है, फलन, वेव फंक्शन, इसको नाम दिया वेव फंक्शन का। अब देखिए ये जो वेव है, साई है, ये साई आपको बताता है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन है या नहीं। इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस किसके द्वारा पता लगती है? साई के द्वारा पता लगती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि साई, फिलहाल आप वेव फंक्शन के रूप में समझिए इसको, और ये कक्षकों को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? कक्षकों को। अब अभी तक हम पढ़ते थे सेल यानी कोष की बात करते थे, ऊर्जा स्तर की बात करते हुए हम बोर के मॉडल। लेकिन श्रोडिंगर ने जब अपना मॉडल दिया 3D मॉडल, तो उन्होंने कहा भैया ये केवल सेल्स नहीं है, इसमें ऑर्बिटल्स होते हैं। इनमें क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटलों में चक्कर लगाते हैं, इसी उसको उन्होंने साई से डिनोट किया। किससे किया? वेव फंक्शन, जिसको हम साई कहते हैं ना बेटा। दूसरी चीज पे आते हैं कि यहां पर एम क्या है? एम मीन्स जो वो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं। एम मीन्स क्या हो गया? वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। 8 पाई आप समझ गए, ये उसने निकाली। एच क्या है? देखो बेटा, एच क्या है इसमें? एच प्लांक कांस्टेंट हो गया, ये भी आप जानते हैं। एच क्या है हमारा? प्लांक ने दिया था, तो प्लांक कांस्टेंट है एच, इसको बताने की भी जरूरत नहीं, आपको पता है। एम द्रव्यमान हो गया। ई ऊर्जा है, उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उस कक्षक की ऊर्जा। ई क्या है? जिस कक्षक में वो घूम रहा है उस कक्षक की ऊर्जा हो गई, एनर्जी हो गई ई को हम एनर्जी कहेंगे, ई एनर्जी हो गई। भी उसका काइनेटिक एनर्जी होगी, जिस एनर्जी से वो क्या कर रहा है? गति कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से इस इक्वेशन में हमें क्या क्या दिखा? एक्स दिखा, वाई दिखा, जेड दिखा, जिसको हमने एक्सिस का, साई को हमने वेव फंक्शन का, एम उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, एच प्लांक क्वांटम संख्या हो गई, प्लांक कांस्टेंट हो गया, ई एनर्जी होगी ऑर्बिटल की, भी जिस वेग से वो घूम रहा है उसकी वो गतिज ऊर्जा हो गई, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो गई। ये है बेटा इस इक्वेशन का मतलब, जिससे हमें ये समझना है केवल कि इसमें जो ये पॉइंट है ये क्या क्या चीजें दिखा रहे हैं। तो ये 3 चीजें आप दिख रहे हैं, एक्सिस मिले हमें, साई मिला हमें, एनर्जी क्लियर हो गया, काइनेटिक एनर्जी हमारा करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और एच क्या है हमारा? प्लांक कांस्टेंट है। ये चीजें हमारे को श्रोडिंगर ने बताई। उन्होंने कहा 3D मॉडल है, और ये 3D मॉडल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? घूमेगा। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इस इक्वेशन को नोट कर दीजिए, इसके मुख्य पॉइंटों को आप लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कैसे होती है, साई को और क्या नाम से जाना जाता है। नाउ गाइस
श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन हमने अभी एक्सप्लेन करी। उसके बाद श्रोडिंगर ने एक ऐसे सिस्टम के लिए, एक ऐसे निकाय के लिए जिसमें केवल एक परमाणु या एक अणु हो, एक परमाणु या एक अणु, ये तो बहुत सारी की बात हो गई, एक परमाणु और एक अणु हो, एक परमाणु और एक अणु की में जिसमें कि उनकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, एनर्जी में कोई चेंज ना आए, उसके लिए जो इक्वेशन थी वो ये थी, एच ऑपरेटर साई इज इक्वल टू ई साई। एच ऑपरेटर, ये ऑपरेटर साइन है ऊपर लगा हुआ, एच ऑपरेटर साई इज इक्वल टू ई साई। ये साई, ये जो एच है, ये एच ऑपरेटर नाम से इसको पढ़ा जाता है। इस एच को हम क्या कहते हैं, ये एच है हैमिल्टोनियन, इसको कहते हैं, एच को किस नाम से जाना जाता है, हैमिल्टोनियन नाम से। एच को हैमिल्टोनियन पढ़ते हैं, एच ऑपरेटर को क्या पढ़ते हैं, हैमिल्टोनियन। ध्यान रखिएगा, एच साई इज इक्वल टू ई साई। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये एक परमाणु एक अणु के लिए जो उन्होंने ऐसी एनर्जी जो परिवर्तित नहीं होती है समय के साथ, उसकी इक्वेशन दी है, एच साई इज इक्वल टू ई साई, एच हैमिल्टोनियन। आप इस इक्वेशन को देख करके कंफ्यूज नहीं होंगे, ये उनकी डीप इक्वेशन थी और इसी इक्वेशन से उन्होंने इसको निकाला और पता लगाया कि ये चीजें, इसलिए मैंने आपको ये वाली इक्वेशन नोट करवाई है समझाने के लिए। आपके बुक में केवल ये आपको मिलेगा, एच एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें ये है लिखा हुआ, एच ऑपरेटर साई इज इक्वल टू ई साई, जिसमें एच हैमिल्टोनियन है, एच हैमिल्टन। अच्छा, साई, जो ये साई की मैं बात कर रहा था आपके लिए, ये साई है, ये साई क्या बताता है, ऑर्बिट्स बताता है। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है श्रोडिंगर के कारण, ये बस साई उन्होंने मान लिया कि ये है और ये कक्षकों को डिनोट करेगा। तो इसको इन्होंने कहा कि ये जो कक्षक यानी ऑर्बिटल्स की बात करेगा। अभी तक हम सेल की बात करते हैं, एनर्जी लेवल की बात करते हैं, इन्होंने कहा भाई सेल होती हैं लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिटल्स में घूमते हैं। किस में घूमते हैं, ऑर्बिटल्स में। उन्होंने कहा परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटलों में चक्कर लगाते हैं, ऑर्बिटल्स। तो ये क्या है, कक्षक, ऑर्बिटल कहते हैं हम कक्षक को, ठीक है ना। तो ये ऑर्बिटल्स में क्या होंगे, ऊर्जा स्तर होती है, कोष होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ऑर्बिटल। साई किसको डिफाइन करेगा, ऑर्बिटल को डिफाइन करेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, मैं यहां लिख रहा हूं, साई स्क्वायर मॉड्यूलस। अगर हम इस साई को स्क्वायर कर दे, साई का स्क्वायर करते हैं, इसको पढ़ते हैं साई स्क्वायर मॉड्यूलस, साई स्क्वायर मॉड्यूलस कहते हैं। अगर मैं इस साई स्क्वायर मॉड्यूलस कर दूं, यानी साई का स्क्वायर कर दूं, तो ये क्या बताता है, ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। साई तो ऑर्बिटल बताता है, लेकिन अगर साई स्क्वायर मॉड्यूलस कर दूं, साई स्क्वायर मॉड्यूलस पढ़ते हैं इसे, मॉड्यूलस, साई स्क्वायर मॉड्यूलस, ध्यान रखिए बेटा पढ़ने के लिए, साई स्क्वायर मॉड्यूलस कहते हैं इसे। साई स्क्वायर मॉड्यूलस अगर होगा तो वो बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ये कहा किसने, श्रोडिंगर ने। अपनी इक्वेशन से उन्होंने कहा ऑर्बिटल की संभावना, इलेक्ट्रॉन परमाणु के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की संभावना को हम डिनोट करेंगे साई स्क्वायर मॉड्यूलस से। किसमें, मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल में। उन्होंने कहा, उसका कहने का कारण क्या था, उसका मुख्य रीजन क्या था, उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, माने ये नाभिक है, श्रोडिंगर ने कहा या आपने देखा हाइजेनबर्ग ने भी कहा कि इलेक्ट्रॉन गोल ना होकर के प्रोबेबल होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर हो। इलेक्ट्रॉन इन कक्षा अपने नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। क्या लगा रहा होता है, तो कभी इलेक्ट्रॉन यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां, इस तरीके से होगा। और इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्राप्त होता है, किसके बाहर, नाभिक के बाहर। किसके बाहर, नाभिक के बाहर। और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपको दिखाई देगा, डार्क पॉइंट, ये नाभिक के बाहर कहीं पे डार्क होगा, कहीं पे ये बिल्कुल खाली होगा, कहीं पे क्या होगा, ये इस तरीके से खाली भी होगा। लेकिन जहां जहां डार्क होगा, जहां माना इसके और बाहर एक कक्षा के बाहर फिर से डार्क स्पॉट आएंगे, तो ये जो डार्क हिस्सा आएगा, ये बताता है साई स्क्वायर को। क्या बताता है, साई मॉड्यूलस, साई स्क्वायर मॉड्यूलस को, साई स्क्वायर मॉड्यूलस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। श्रोडिंगर ने कहा इलेक्ट्रॉन ये नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर नहीं लगा रहता, बल्कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की संभावना होती है। अब ये कितनी होती है, ये 90% तक वो कहते हैं कि 90% तक इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर पाए जा सकते हैं।
तो वो कहीं पर भी हो सकता है। वो जहां पर क्लाउड बना होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मिल करके जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम करके पाथ बनाया होगा, जहां पे पाए जाएंगे वहां पे डार्क स्पॉट दिखाई देगा। जहां नहीं होंगे वहां ब्लैंक होगा, जहां नहीं होंगे वहां ब्लैंक होगा, जहां पे होते हैं वहां पर डार्क स्पॉट दिखाई देगा। उसको उन्होंने किससे डिनोट किया? साई से किया। किससे किया? साई मॉड्यूलस, साई स्क्वायर मॉड्यूलस से डिफाइन किया कि वो जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा। क्या बताएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो श्रोडिंजर का जो मॉडल जा रहा है बेटा वो 3D है। 3D में देखिए उन्होंने कितनी चीजें एक्सप्लेन करी। एक तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पे चक्कर न लगा करके कैसे लगा रहा है? एक्सिस पे, एस एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे चक्कर लगाता है। इसके बाद जो क्वांटम मॉडल्स के रूप में उन्होंने कहा भाई जो इलेक्ट्रॉन होती है उसकी ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। ये भी क्लियर हो गया प्लांक के द्वारा कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो क्वांटम के रूप में, क्वांटा के रूप में होती है, पैकेट्स के रूप में होती है। इसमें ऊर्जा स्तर होते हैं। क्या होते हैं? जो विभिन्न ऊर्जा स्तर, क्वांटीकृत ऊर्जा स्तर होते हैं। कैसे होते हैं? क्वांटीकृत। इसमें इलेक्ट्रॉन के नाभिक के बाहर पाए जाने की जो संभावना होती है, यानी प्रोबेबिलिटी होती है, जिसको हम साई स्क्वायर मॉड्यूलस से डिफाइन करते हैं। ये किसने कहा? श्रोडिंजर ने कहा। और ये 3D स्टाइल में होता है। किसमें होता है? 3D वे में होता है। तो ये है बेटा परमाणु का क्वांटम मैकेनिज्म, जिसको श्रोडिंजर ने दिया और श्रोडिंजर ने इसको 3D मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। और जैसे ही श्रोडिंजर ने ये 3D मॉडल को क्लियर किया, बोर के भी जो ड्रॉबैक्स थे वो भी समाप्त हो गए। और मॉडल परमाणु का जो ये था यांत्रिक मॉडल, जो है मॉडर्न जो मॉडल है वो यांत्रिक मॉडल के रूप में परमाणु का इन्होंने प्रस्तुत किया। किसने? श्रोडिंजर ने। आप इसे नोट कीजिए। इसके पॉइंट्स कुछ टिपिकल मैंने आपको बताई हैं, आप उनको देखिए, वीडियो को देखिए, नोट करते करिए वीडियो को बार बार कि किस प्रकार से श्रोडिंजर के मुख्य मुख्य पॉइंट मैंने आपके लिए एक्सप्लेन कराए हुए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे श्रोडिंजर ने और एक्सप्लेनेशन दिया ऑर्बिटलों के बारे में कि किस प्रकार से ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं किसके अंदर? परमाणु के अंदर।